everyone, welcome to EduTap and welcome to another NABARD Grade A success story series. So today we have another NABARD Grade A topper with us, Mr. Arun Bharti. He has cleared NABARD Grade A 2023 examination from journalist post. So first of all, Arun, welcome to EduTap and heartiest congratulations. Thank you, ma'am. I'm So very thankful to EduTech. okay, so how's the feeling? Very good. I'm feeling very good and very happy because after 3 attempts, I cleared this exam. Okay. So guys, talking about Arun, Arun was from physics background, means he has done graduation in physics, and after his graduation he joined railway services, and thereafter he started to prepare for different examination. One of the major focus was in the regulatory bodies, and he gave first attempt of NABARD in 2021. Okay, and he could clear the prelims, but in 2022, he was in the mains but could not get to the final list. And in 2023, finally, he cracked this examination. So that is quite inspiring, and I would say that is quite motivating for those aspirant who quit just after one or two attempt. So see, if you have any goal, you have to keep working on it and you have to be focused until you reach your destiny. And I think that we can learn from Arun's story. So Arun, welcome once again to EduTap and congratulations once again. So my first question from you is that मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगी that you were from physics, uh, you are a physics graduate, okay? आपको कब पता चला रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन के बारे में when you were doing your graduation और आप जब जॉब में आ गए तब? रेगुलेटरी बॉडी के बारे में मुझे पता जब हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे, जब हम इकोनॉमिक्स थोड़ा स्टडी कर रहे थे, इकोनॉमिक्स फॉर कंपटीशन और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और थोड़ा यूपीएससी की तरफ भी था, तो उसके लिए जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे उसमें आरबीआई, नबार्ड, इस सब के बारे में जानने का मौका मिला। और जब नबार्ड के बारे में जाने, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तब लगा कि नहीं, इसमें भी जाना चाहिए, इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, सो अरुण, जैसे आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, आपने सिर्फ फिजिक्स पढ़ी है, ईएसआई भी आपके लिए नया सब्जेक्ट था, एआरडी भी नया सब्जेक्ट था, तो आपको कभी ये फीलिंग आई कि लाइक लोग एआरडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या फिर लोगों ने ईएसआई अच्छे से पढ़ी है, मैंने ना ईएसआई पढ़ी है ना एग्रीकल्चर पढ़ी है, ये मेरे लिए थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट हो सकता है या मैं इसमें थोड़ी सी मेरी कमी हो सकती है एग्जामिनेशन में? अगर वो डर आपके अंदर आया तो आपने उसको कैसे टैकल किया और आपने कैसे समझाया कि नहीं, आई हैव टू वर्क एंड आई हैव टू स्टडी? हम जब ये एग्जाम देने के बाद ही आई, तो 2021 में पहली बार जब सोचे कि एग्जाम देना है ये वाला, तब पहला चीज जो हम किए वो सिलेबस को स्टडी किए कि आखिर सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है। तो उस समय तक मेरा एक बेसिक बन चुका था इकोनॉमिक्स को लेके और सोशल इश्यूज को लेके, नॉर्मली नॉट इन टर्म ऑफ नबार्ड सिलेबस, बट अवेयरनेस आ चुका था उतना ईएसआई के लिए। बट एग्रीकल्चर एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर तो लाइक कभी ग्रेजुएशन तक पढ़े नहीं थे हम। बट लेकिन जब एग्रीकल्चर का सिलेबस देखे और कंटेंट हमको बहुत जल्दी मिल गया था, और बोलेंगे एडू टाइप से ही मिल गया था, तो उस समय जब कंटेंट देखे तो हमको लगा कि नहीं, ये कि हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नॉट इन थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकली हम एग्रीकल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं बचपन से। तो वो हमको बहुत ज्यादा फेमिलियर लगा एग्रीकल्चर का सिलेबस, जिसके कारण फिर हम एग्रीकल्चर को जब स्टडी करने लगे तो समझ में आने लग गया, इसलिए हम उसमें फिर रुके नहीं। अरुण, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी लाइक व्हाई नबार्ड, मतलब आपने नबार्ड को ही क्यों चुना और आपको क्यों इंटरेस्ट था नबार्ड ज्वाइन करने में? नबार्ड, जब नबार्ड के बारे में हम जानना शुरू किए, तो वैसे जनरली लोग नबार्ड के फंक्शन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट नबार्ड का फंक्शन हम स्टार्टिंग में ही देख लिए थे, क्या क्या करता है, किधर इसका वर्क है, लाइक एग्रीकल्चर के लिए है, रूरल डेवलपमेंट के लिए है। तो बचपन से मेरा इस तरफ का झुकाव था, क्योंकि मेरी माँ एनजीओ के लिए वर्क करती थी, जिसमें वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए वर्क करती थी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करती थी। तो मेरा बचपन से ही एसएचजी की तरफ का जानकारी और जो एक्सपोजर मिलना होता है, वो एक्सपोजर पहले से मिलते आ रहा था। तो जब हम इसका फंक्शन देखे तो हमको लगा नहीं, नबार्ड एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमको जाना चाहिए और ये एक अच्छा जॉब हो सकता है मेरे लिए। तो अरुण, आपको रियल लाइफ एक्सपोजर पहले से ही है नबार्ड में जाने से पहले, राइट? सो यस आपको क्या मैम। लगता है ये आपके लिए फायदे वाली चीज रही है कि आपको पहले से ही चीजों का पता है और आपके लिए ये इंटरव्यू में भी कुछ हेल्प हुआ? यस मैम, इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा हेल्प हुआ इसका, क्योंकि
देखा जाए नाबार्ड को, ग्रेजुएशन तक नाबार्ड एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं जानते थे जब तक हम पढ़े नहीं थे नाबार्ड के बारे में। बट जितना भी डेवलपमेंट वर्क मेरे गांव में या फिर मेरे पंचायत की तरफ होता था, तो इस तरफ ध्यान मेरा हमेशा से था, क्योंकि मेरी माँ ही सब generally उसमें पार्ट करते थे, तो मेरा इंटरेस्ट इस सब चीज में बहुत पहले से था। बट जब नाबार्ड के बारे में जाने, इसका फंक्शन जाने, तो लगा नहीं ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है करने के लिए, काम करने के लिए। अरुण, पर आपने ये डिसाइड कर लिया था कि आपको रेगुलेटरी बॉडीज में जाना है, आपने नाबार्ड के फंक्शंस भी पहले से ही आपको पता थे कि नाबार्ड क्या करता है, एंड आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी था। बट जब हम एग्जाम देने बैठते हैं, राइट, जब हमने एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट, फिर इंटरव्यू से रह गया, थर्ड अटेम्प्ट आपने, फिर आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया। तो अब मैं देख रही हूँ मल्टीपल ऑफ सेटबैक्स है। तो ये मल्टीपल ऑफ सेटबैक्स एस्पिरेंट की लाइफ में होते हैं, एंड मेनी एस्पिरेंट्स टेंड टू डीमोटिवेट फ्रॉम दीज सेटबैक्स। तो आपने अपने ये सेटबैक्स को कैसे कोप अप किया और कैसे खुद को फिर से मोटिवेट किया कि नो, आई हैव टू प्रिपेयर? हम इसको सेटबैक नहीं कहना चाहेंगे, इसको हम कहना चाहेंगे कंटिन्यूअस लर्निंग रहा मेरा किस 2021 से, क्योंकि हर बार इम्प्रूवमेंट ही दिखा है मेरे जर्नी में। फर्स्ट टाइम मैंने प्री निकाला, फिर नेक्स्ट टाइम मेंस निकाल के इंटरव्यू तक पहुंचा, और इस बार फिर इंटरव्यू क्लियर भी किया। तो एक तरह से मेरा बैकग्राउंड इतना भी ज्यादा इंग्लिश नहीं था कि पहले से इंग्लिश में बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, या और इस तरह का नॉलेज बहुत लेट मेरे में आया। तो एक तरह से हम उसको कंटिन्यूअस लर्निंग ही समझे हैं, कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करेंगे, नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करेंगे, एक ये चीज था। और सेकंड एक बताना चाहेंगे कि आरबीआई को भी हम ध्यान देते थे, आरबीआई का भी प्रिपेयर करते थे। तो उसमें एक बहुत अच्छा बात है आरबीआई नाबार्ड में, कि साइकिल हम लोग का बहुत अच्छा है। अगर आप नाबार्ड में फेल होते हैं तो आरबीआई का नोटिफिकेशन आता है, और आरबीआई में फेल होते हैं तो नाबार्ड का नोटिफिकेशन आता है। तो कंटिन्यूअस मोटिवेशन और कंटिन्यूअस गोल आपके सामने हमेशा रहता है, और बस आपको इम्प्रूव करते जाना है और फोकस और देते जाना है। तो ये एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन हमको इससे मिला है। बहुत सही बात कही अरुण आपने कि हमें कंटिन्यूअस लर्निंग इसको एज अ लेना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल आपको सेटबैक्स हैं या फिर आप मल्टीपल फेलियर है, तो टेक दैट फेलियर एज अ लर्निंग, टेक दैट एक्सपीरियंस एंड मूव अहेड एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। बहुत सही बात की आपने। नाउ अरुण, जैसे कि आप वर्किंग एस्पिरेंट थे, यू वर यस मैम। वर्किंग, एंड आपका जो ये फाइनल अटेम्प्ट था वहां पे आप वर्किंग भी थे और आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो कैसे यस मैनेज किया पढ़ाई को जॉब के साथ साथ? इसलिए मैम, जॉब के टाइम में अगर टाइम मिलता था जॉब वर्किंग के टाइम में, तभी हम पढ़ते थे, नहीं तो जॉब के टाइम को हम जॉब के लिए ही रखे थे, क्योंकि थोड़ा वैसा भी जॉब है जिसमें थोड़ा केयरफुल होना होता है हम लोग को। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करते थे। बट जो टाइम हमको घर में मिलता था, रूम में मिलता था, लाइक नाइट में और मॉर्निंग में, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते थे। तो मॉर्निंग को वही जनरली चीज़ों को याद करने के लिए यूटिलाइज करते थे, और नाइट को राइटिंग के लिए, कुछ नोट्स बनाना उसके लिए वैसे करते थे। ओके अरुण, कितना आप टाइम डेडिकेट कर पाते थे एक दिन में अपनी जॉब के अलावा पढ़ाई को? ऐसा कुछ वैसा टाइमिंग है नहीं जो कि कंटिन्यूअस दे पाए हैं हम, बट 3 to 4 आवर देते थे जनरली, क्योंकि ओके। तो टाइम मिलता नहीं था, और दूसरा इतना ही टाइम बचता था मेरे पास 3 to 4 आवर्स देने के लिए। ओके अरुण, आपने कहा कि आप 3 से 4 घंटे एक दिन में दे देते हैं, बट व्हेन पर्सनली मैं अपने लेवल पे कहूँ तो जॉब के बाद आके फिर 4 घंटे दे पाना है, सुबह या शाम, एनी टाइम, फिर उसके बाद दोबारा जॉब में जाना, दोबारा वही साइकिल रिपीट करना। तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी मतलब छोड़ने का मन कि छोड़ो यार, क्या है, जॉब तो है ही साथ में, क्या प्रिपरेशन छोड़ो, ऐसा कुछ फील हुआ? ऐसा तो कुछ फील नहीं, वैसे उस तरीके से नहीं फील हुआ, क्योंकि ये जॉब वैसे भी हमको दूसरे जॉब में जाना था, और नाबार्ड एक तरह से गोल बन चुका था जिसके लिए हमको रेगुलर प्रिपेयर करना ही था। तो मेरे मन में आया ही नहीं कि नहीं अब नाबार्ड छोड़ देते हैं। ओके। हाँ, अगर इस बार भी नहीं होता तो फिर नेक्स्ट बार फिर देते हैं, लेकिन ओके। नाबार्ड भी देते रहते हैं। ओके। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर आ, वो एक लाइट है, वो एक स्पार्क है कि नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें उस चीज से सीखना है और आगे बढ़ना है। और एक मिस्टेक मेरे से हुआ था, एक मिस्टेक जो हो रहा था मेरे से, कि अपार्ट फ्रॉम नाबार्ड और आरबीआई, और भी एग्जाम्स को लास्ट लाइक 2021 में, 2022 में और सारे एग्जाम को भी अटेम्प्ट कर, लाइक एसएससी सीजीएल या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम कर रहे थे। लेकिन फिर वही चीज था कि फिर दोस्त लोग जितने भी मेरे हैं सब लोग समझाए कि नहीं, एक ही चीज पे
फोकस रखो, जब तुम्हारा मेन फोकस नाबार्ड है या आरबीआई है तो सिर्फ वैसी को ही फोकस में रखो। तो जब इस ईयर में 2023 में जब मेरे से आरबीआई नहीं निकला था, प्री भी नहीं हुआ था, उस समय फिर हम डिसाइड कर रहे थे नहीं, जो नाबार्ड आ रहा है अभी सामने में है, उसके अलावा हम किसी एक चीज को भी नहीं देखेंगे, मतलब किसी का फॉर्म भी नहीं भरते थे, कुछ भी आ जाए। ट्रू फिर ट्रू अरुण, ये एस्पिरेंट जनरली ये गलती करते हैं कि वो बहुत सारे एग्जाम्स को एक साथ टारगेट करते हैं, और इससे यस होता है क्या, कोई भी एक एग्जाम प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो रादर वो एग्जाम्स देखो जो आपके कोइंसाइड, जिसका सब सिलेबस कोइंसाइड करता हो। एंड यस अगर आपको फील होता है कि नो आई हैव टू गिव ओनली दिस, तो उस पर डेडिकेटली फोकस करो, क्योंकि आपको फिर टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से कर लोगे, अपना स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना लोगे। नहीं तो फिर सारे एग्जाम दे दे के भी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, आप दे हाँ रहे हो वो कुछ हो नहीं रहा है, वो अलग फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। राइट। यस। सो अरुण, जैसे कि आप वर्किंग एस्पिरेंट थे, तो आप क्या एक टिप्स वर्किंग एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे कि एज अ वर्किंग एस्पिरेंट किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे खुद को मोटिवेट रखना चाहिए डेली बेसिस पे, अपना काम भी अच्छे से हो पाए, जॉब भी अच्छे से हो पाए और पढ़ाई भी अच्छे से हो पाए? कंटिन्यूअस मोटिवेशन के लिए तो आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमको यही चीज करना है, तो पहला चीज ये होता है। और जॉब से आने के बाद कभी कभी होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस समय कोशिश करना चाहिए कि यार अगर वो फ्रिक्वेंट ना हो, रेयरली हो रहा है, तब उस समय रुक जाना चाहिए कि यार थोड़ा वेट कर, थोड़ा रेस्ट भी ले लेते हैं। ऐसा अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए अंटिल एग्जामिनेशन हम सामने हो। अब एग्जामिनेशन सामने हो तो आपको फोर्स करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज हम्म। ये होता था। फिर अपने जो प्रीवियस फेलियर है उसको भी ध्यान में रखो कि इतने साल हो गए, इतने अटेम्प्ट दे चुके हैं, अब बस इम्प्रूवमेंट का ही जरूरत है। जैसे मेरे साथ जितना भी हो रहा था कि गलती पता चलते जा रहा था कि यहाँ पे गलती की है, तो उस पे ज्यादा वर्क करने का मोटिवेशन रहता था। ऐसा होता नहीं था कि मेरा नहीं हुआ, मेरा किस्मत में नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचे थे। हमको हमेशा से गलती मिलते गया है कंटिन्यूअस कि हाँ ये इसमें गलती कर चुके हो, इंग्लिश में गलती कर चुके हो, तो उस पे इम्प्रूव करते थे। तो जर्नी और इंटरेस्टिंग होते जाता है धीरे धीरे, अगर आपको इम्प्रूवमेंट पे अपना ध्यान देना है तो। बाकी वर्किंग एक्सपीरियंस में यही है कि अगर आपका गोल क्लियर है, आपको वहां पे जाना है, तो आपको उसके लिए काम करना ही होगा। ट्रू ट्रू अरुण, और ये भी होता है कि जनरली आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो आपके पास एक सिक्योरिटी है जॉब की, आप यस उतने फ्री माइंडेड हो, तो आप उसको और टाइम अच्छे से दे सकते हो कि लाइक कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ, टेक द लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट और उसके अकॉर्डिंगली सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो एंड सो ऑन। एंड अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले गोल क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि हमें जाना है, हमें जेन्युइनली जाना है, हमें करना है। राइट। यस। सो बहुत अच्छा लगा अरुण इस बारे में सुन के, यार आपने जो इनसाइट दिया वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। नाउ अब मुझे मैं आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगी, लाइक आपने कैसे प्रिपरेशन किया। सो फर्स्ट हम पहले फेज 1 पे आते हैं। फेज 1 में हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट में से हमारे 5 नॉन मेरिट सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने पहले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की? क्यूआरई जनरली नॉर्मली यूट्यूब से ही करते थे। और क्वांट जब हम पहली बार दिए थे एग्जाम, तब से ये क्वालिफाइंग हो गया था, नॉन मेरिट सेक्शन बन गया था एक। तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैथ्स वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जनरली नॉर्मल मैथमेटिक्स आप बचपन से जो पढ़ते आते हैं, और उसके बाद बैंकिंग पैटर्न वाला के लिए आपको कोई ना यूट्यूब चैनल पर करना होगा, लाइक बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। एडुटेप तो खुद करवाता ही है, फिर आप अड्डा पे जा सकते हैं जहाँ पे प्री लेवल का जब करवाता है, तो उससे जनरली क्यूआरई इजी से हो जाता है। और इंग्लिश में एरर वगैरह देखना होता है, तो वो सब भी आसानी से हो जाता है, कट ऑफ उतना हाई जाता भी नहीं है देखा जाए नॉन मेरिट का। तो क्यूआरई एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही था, इजी ही था, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा नहीं देखना पड़ा। और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए कोई सोर्स आप लाइक कोई बुक को रेफर किया या फिर आपने सोनली यूट्यूब के लिए ही सोनली क्वेश्चंस? यूट्यूब, मेरे पास बुक्स का बहुत कमी है। सोनली यूट्यूब है मेरे पास। ओके ओके। सो अरुण, आपको क्या लगता है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपने मतलब होता है जनरली पूरा सिलेबस पढ़ना इंपॉर्टेंट है या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो, उतना भी पढ़ के अगर आपके पास टाइम की कमी है, लाइक वर्किंग एस्पिरेंट्स में यूजुअली टाइम की कमी होती है, तो अगर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लें तो उससे डुएबल है नाबार्ड एग्जामिनेशन? यस मैम, नंबर सिस्टम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और जो भी आता है वो आसान वाला ही आता है। हार्ड बहुत ज्यादा हार्ड नहीं देता, आरबीआई जैसा नहीं देता है इसमें नाबार्ड में। ओके आरबीआई में तो अलग ही लेवल होता है, तो ये ओके। बहुत आसान होता है। तो उसमें आप
नॉर्मल जो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है बस उसी को पढ़ के भी जाएगा तब भी हो जाएगा। हमको याद है जब 2021 में हम दिए थे, तो मेरे वही एग्जाम टाइम में एक स्ट्रेटेजी बन गया था। आई विल गो फॉर 50% ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। आई विल ओके। गो फॉर द 50% ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट गो, इन मैथमेटिक्स, इन रीजनिंग, इंग्लिश। वैसे ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो सकता, अगर 50% में गलती हो गया तो गए आप। हम्म। हाँ तो लेकिन मेरा ऐसा था कि अगर 50% प्लस मार्क कर रहे हैं सब में, तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मेरिट सेक्शन को भी ध्यान में रखना था। और फिर मेरिट करने के बाद फिर से लौटे तो कंप्लीट कर दिए थे पेपर। तो वह उस तरीके का मेरा फोकस था। और कटअप जनरली 50% ही जाता है नॉन मेरिट में, और उससे भी कम जाता है जब आप कंप्यूटर उसमें जाते हैं तो और ये अरुण, मेरा फोकस था। ओके अरुण, लाइक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो आपने आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर किया था, आपका बैकग्राउंड था, और शायद नबार्ड में थोड़ा लेवल कम ही होता है आरबीआई के कंपैरिजन में, तो आपके लिए इजी रहा होगा। बट कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आरबीआई में नहीं पूछे जाते हैं, जो नबार्ड में ही पूछे जाते हैं। तो आपने इन दोनों के लिए प्रिपरेशन कैसे की? कंप्यूटर के लिए तो जनरली नॉर्मली जो पीडीएफ्स आते थे, स्पेशली टेलीग्राम पे मिल जाता था पीडीएफ कंप्लीट करने के लिए। फिर आप लोग का जो मैराथन सेशन होता था एडुटैप में, एक वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर में। इस बार शायद थोड़ा बहुत चेंज किया था, लेकिन प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारा रहता है। तो ये एडुटैप पे हम देखते थे कि सारा प्रीवियस ईयर करवा दिया जाता था, तो एक तो उसको कंप्लीट कर देता था। कंप्यूटर नॉलेज जनरली उसके लिए बहुत लोग प्रिपेयर पहले से भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कंप्यूटर नॉलेज। तो आई थिंक, लेकिन इस बार थोड़ा अलग आ गया था, थोड़ा हार्ड टाइप का आ गया था, जिसमें हमको भी डर लग रहा था कि कहीं नॉन मेरिट ना चला जाए। बट इजली कवर अप हो गया था कंप्यूटर नॉलेज। हाँ, लेकिन इस बार हम बोल सकते हैं कि हम कंप्यूटर नॉलेज के साथ थोड़ा डिसऑनेस्टी शो की है, जिसके कारण हमको वो चीज मिला है। इसलिए हम कहेंगे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए पढ़ के ही जाए, बिना पढ़े ना जाए, नहीं तो और आपको फिर एक और साल बर्बाद करना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। और ये नॉन मेरिट सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो जाती है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होती है, वो ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। हाँ सो और फिर हाँ, डिसीजन डिसीजन मेकिंग। मेकिंग के लिए सोलली हम यूट्यूब का एक सर है, नाम हम भूल रहे हैं, जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। वो लगातार 3 साल से आई थिंक वो दे रहे हैं उसमें मैराथन सेशन डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मेरे लिए वो इनफ ही था। और जाते जाते थोड़ा बहुत इंटरनेट पे आप सर्च कर लें व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, उसके बेस्ट थ्योरीज भी आ जाते हैं। तो उससे जैसे कम्प्लीटली मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं डालता है इसमें, थोड़ा अलग डाल देता है, बट इजिली मैनेजेबल होता है अगर आप इंटरनेट से भी कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोनली किसी एक सोर्स पे डिपेंड कर जाए, आप इंटरनेट से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और एडुटैप पे पीडीएफ टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए भी। तो लगभग हम 2-3 पीडीएफ पढ़े थे उसके लिए। और अरुण, आपने इन सब चीजों के लिए नोट्स बनाए, कंप्यूटर नॉलेज डिसीजन मेकिंग के कोई हैंडी नोट्स बनाए? डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर के लिए एक नोट्स मेरा है, वो कंप्लीट नहीं है, आधा ही है। वो जनरली हम कह रहे थे कि कभी देना पड़ गया अच्छा एग्जाम जिसमें 40 नंबर का आया, जैसे आरबीआई असिस्टेंट में होता है। हम्म। वैसे आरबीआई कभी दिए नहीं हम, क्योंकि मेरा सोनली फोकस रेगुलेटरी बॉडी था। आज तक कोई भी बैंक एग्जाम नहीं दिए हम, एक भी बैंक एग्जाम नहीं दिए हैं। तो फिर भी हम प्रिपेयर कर रहे थे, कंप्यूटर ने हर एक एग्जाम में आ रहा था, तो मेरे पास नोट्स बना हुआ था, हाफ नोट्स था, और फिर पीडीएफ बहुत सारा था। तो कोई भी पीडीएफ पूरा पेपर कंप्लीट करवाया था। और डिसीजन मेकिंग के लिए नोट्स तो मेरे पास नहीं था, लेकिन इस बार एक कोर्स कर रहे क्लैरिटी का, तो उसमें मिला था हमको। और जो सर के बारे में बताए एडुटेप पे, उनका 3 साल का वीडियो फिर से रिवाइज कर लिए जो कि जलद 3 सर है बार आया। शायद, जलद हाँ, सर। जलस सर, जलस सर। यस यस। हाँ, जलस सर। हाँ, तो उनका ओके। रिवाइज कर रहे थे बार बार हम। और फिर एक अच्छा चीज होता है, आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ता। एक बार वीडियो देख लिया, उसके बाद टेलीग्राम वाले जो पीडीएफ आता है उसमें आप रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अरुण, अब मेरिट सेक्शन का डिस्कस करते हैं। तो मेरिट सेक्शन में सबसे बड़ा पोर्शन होता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर किया आपने? करंट अफेयर जनरली एफएस क्लाउड जो होता है उसका वीकली पीडीएफ इस पर किए थे हम। वीकली पीडीएफ ही करते थे सिर्फ, और उधर नहीं आते थे ज्यादा। और करंट अफेयर हमको लगता है इसमें नाबार्ड में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। वन लाइनर्स आते हैं इसमें, आरबीआई में तो चेंज कर दिया, इसमें वन लाइनर्स आते हैं। तो जनरली हम एफएस क्लाउड का वीकली प्रेफर करते थे। बाकी जब अभी ईएसआई जब पढ़ रहे होते हैं, ईएसआई का करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं, तो जीए का भी कुछ पोर्शन उसमें भी आता है।
तो सोनली हम ईएसआई करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि वो तो 40 मार्क्स का आ रहा है, और उसमें लगभग 20 to 30 मार्क्स करंट अफेयर ही होता है। तो हम्म। ज्यादा फोकस मेरा उस पे था, और जीए के लिए वो जो वीकली करंट अफेयर हम कर रहे थे, बस उसी को कर रहे थे। अगर करंट अफेयर की बात करें, लाइक ईएसआई करंट अफेयर और एआरडी में भी करंट अफेयर होता है, पर एआरडी और ईएसआई स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नबार्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपने स्कीम्स को कैसे पढ़ा? स्कीम्स के लिए, स्कीम्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो एडुटैप से ही हुआ था। अब बहुत साल से सेशन चलते आ रहा है एडुटैप से मेरा। ओके। तो हाँ, तो स्कीम्स मेरा एडुटैप से ही क्लियर होता था। स्कीम का नोट्स भी बनाते थे हम, प्रॉपर नोट्स जो आप लोगों ने वीडियो में दिया है, उसी को उतार देते थे हम। बाद में फिर अपने ही, अब तो ऐसा हो गया 3 साल से स्कीम पढ़ रहे हैं, एक ही स्कीम, तो मैक्सिमम टाइम याद ही रहने लग गया, अब तुरंत रिवीजन हो जाता था। बाकी जो न्यू स्कीम आते हैं उसका रेगुलर सेशन आता है एडुटैप पे, फ्री वाले में ही आता है, जितनी सब्सक्रिप्शन वाला में ही आए, फ्री वाले में आता है। अभी जो आरबीआई के लिए भी हो रहा है, सिटी 360 हो रहा है। फिर पीआईबी 24/7 एक मनीष सर का भी है जो उसमें पढ़ाते हैं, सो और यहाँ भी पीआईबी। तो मेरा एक अच्छा आदत ये था कि टेलीग्राम पे अपना ग्रुप बना के रखे थे, बस मेरा, जिसमें हम थे और मेरा एक दूसरा नंबर। ओके। तो सबका सब्जेक्ट वाइज बना के रखे थे, किसी में ईएसआई करंट अफेयर, एआरडी करंट अफेयर, और फिर नॉर्मल करंट अफेयर। उससे लगभग 5-6 ग्रुप बन गया था मेरा। तो जितना भी आता था, लाइक पीआईबी अगर आया है तो वो पीआईबी वाले ग्रुप में सब पीडीएफ डालते थे। बार बार आप लोग के टेलीग्राम चैनल पर नहीं आना पड़ता था हमको, डायरेक्ट अपना ही टेलीग्राम चैनल होता था, उसी पे हम जाते थे, वहीं से पीआईबी रिवीजन करते थे। और सेम चीज आप एआरडी करंट अफेयर के लिए करते थे। और जितने मैराथन सेशन आप लोग के होते थे, उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट बन जाता था मेरा टेलीग्राम पे। तो एक ये हम टेलीग्राम को यूज किए थे कि सारे पीडीएफ को एक जगह कंसोलिडेट करके रख देते थे, और जब रिवीजन करना होता तो वही बस हम खोलते थे और उसी से कर लेते थे, क्योंकि बाकी डिस्ट्रेक्शन तो बहुत सारा है टेलीग्राम पे, एक नहीं हजार सोर्स आने लग गए अब, तो उससे बच के ही रहते थे हम। ओके। तो आपने अपने रिसोर्सेज को कंसाइज किया, आप पहले फोकस थे कि मुझे ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, और यस आपने उन मैम। सबको कलेक्ट करके एक ग्रुप में डाल दिया और वहीं से ही अपना तैयारी स्टार्ट की। यस मैम, सब मेरा ओके। कलेक्टेड था, सब ग्रुपिंग किया हुआ था। सो ये काफ़ी अलग अप्रोच है, एंड जो बच्चे सुन रहे हैं या फिर जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो भी इस चीज़ को ले सकते हैं, इस अप्रोच को ले सकते हैं कि लाइक दे कैन collect the information from different resources and compile them in a one set, so that they can refer anytime. So now करंट अफेयर के बाद आता है हमारा पास ईएसआई स्टैटिक का पोर्शन कम ही होता है। आपने बताया आपने ईएसआई स्टैटिक पढ़ा भी है, आप आरबीआई के लिए पढ़ रहे थे, आप अलग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे थे, बट एआरडी आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट होगा, एग्रीकल्चर जो आपने नहीं पढ़ा है कभी। तो यस मैम। एग्रीकल्चर को कैसे पढ़ा, और पर्टिकुलरली 2023 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी एग्रीकल्चर की? तो 2023 के लिए अगर बोला जाए तो मेरा रिवीजन मोड ही चल रहा था बस, ओके। क्योंकि 21 22 2 साल पढ़ चुके थे आरडी का। मेरे पास एडुटैप का मास्टर जो नोट्स था, समरी शीट, वो फर्स्ट टाइम ही मिल गया था, जब हम नबार्ड सर्च ही कर रहे थे तभी मिल गया था हमको। तो समरी शीट मेरा आज भी 2020 वाला ही है, और हम्म। उसी को बार बार अपडेट कर देते थे अगर कुछ नया होता था। वैसे स्टेटिंग में बहुत कुछ नया होता नहीं है जनरली, तो सेमी पीडीएफ, सेमी एक बार प्रिंट आउट निकाले, वो आज भी चल रहा है मेरा। तो स्टेटिक पार्ट मेरा फिक्स था, और अभी भी स्टेटिक पार्ट में क्वेश्चन आएगा तो हम लगभग बना ही देते हैं। तो उसके ओके। लिए स्टेटिक के लिए फिर रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो रिवीजन के लिए आप लोग का जो फ्री सीरीज आता था, जितना भी आपका भी आता था फ्री सीरीज, लाइव भी होता था, तो उसमें भी बहुत सारे को रिवीजन करते थे, और जनरली सारा जो आप क्वेश्चन करवाते थे बन जाता था हमसे। तो कॉन्फिडेंस हमेशा से था, एआरडी स्टैटिक को लेकर कॉन्फिडेंस मिल गया था हमको। ओके। तो बस आपने इनिशियली 2021 में ही पढ़ लिया था, 21 22 में, और आपके लिए 23 में बस रिवीजन करना था स्टैटिक का। सो आई वुड से। स्टैटिक के लिए मैम, या। स्टैटिक के लिए एक बहुत ज्यादा बताते हैं कि थोड़ा समझने का भी कोशिश किया जाए इस चीज को, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत लोग होता है कि नहीं, छोटा नोट्स मिल जाए उसको बस याद कर ले, रट्टा मार ले, तो ऐसे होगा नहीं, उससे उतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप समझते हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री अगर पढ़ रहे हैं और कॉज रेयरिंग के बारे में बताया गया है, तो उसको थोड़ा अच्छे से अगर पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो बहुत ज्यादा दिमाग में रिटेन होता है। और फिर अगर रट्टा मार के चले जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, मुश्किल या होता है। ट्रू। ट्रू, जब स्टैटिक की बात होती है, स्टैटिक ज्यादा डायनामिक नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो आपने एक बार पढ़ना है और उसको जितने एक बार पढ़ने मल्टीपल पर। पढ़ना है, यस। समझना है, और मल्टीपल रिवीजन से आपका वो और स्ट्रांग होता जाएगा। यस सो मैम। अरुण, आपने मुझे बताया था हमारे प्रीवियस डिस्कशन में, लाइक आपका एग्रीकल्चर का एक्सपोजर भी है।
फैमिली यस से, मैम। तो उसने कुछ हेल्प किया आपका एआरडी समझने में? यस मैम। लाइक बचपन से डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न हमको समझ में आ गया था। और मेरा खुद का एक गार्डन टाइप का है जिसमें अलग अलग ट्रीज भी लगाया हुआ है, तो हॉर्टिकल्चर का वहां से आ रहा था मेरा नॉलेज। लाइक बचपन से हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। और मेरी माँ जो है एनजीओ से जुड़ी हुई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी नए टेक्नोलॉजी आते थे वो सब हमको सामने दिख जाता था। मेरे गांव में सब लाइक एक्सपेरिमेंट होता था, बेसिकली बोला जाए तो। लाइक इन 2011 आई सॉ एसआरआई मेथड। उस समय हमको पता भी नहीं था ये एसआरआई मेथड है। वो तो अब जाके पता चला जब हम उसको स्टडी करने लगे। तो प्रैक्टिकल पार्ट मेरा क्लियर हो रहा था अपना एक्सपोजर से, अपना एक्सपीरियंस से। बस यहाँ पे जो हम स्टडी में पढ़ रहे थे वो था मेरा थियोरटिकल पार्ट, टर्म को समझना। लाइक जिसको हम लोग नॉर्मली एक इरिगेशन में फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बस उसका नाम फ्लड इरिगेशन है, वो आज हमको जाके पता चला था जब हम इसका प्रिपेयर किए। तो फिर और भी जितना भी कॉन्सेप्ट था लाइक ड्रिप। और एक और चीज बताना चाहेंगे, जहाँ हम थे वहां पे केवीके भी था, कृषि विज्ञान केंद्र। तो जो टेक्नोलॉजी जनरली आपको विलेज में नहीं मिल पाती है वो केवीके में मिल जाती है। तो केवीके जनरली खेलने के लिए घूमने के लिए जाते ही थे उधर घूमने। तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब चीज हमको बचपन में ही दिख गया था कि ये ओके। होता है। हाँ, जितना भी गार्डनिंग टाइप का था तो केवीके में बहुत घूमते थे। तो उससे भी एक्सपोजर हमको मिला। तो जितना भी हम यहाँ पढ़ रहे थे वो बस मेरा थियोरेटिकल पार्ट था, प्रैक्टिकल तो हम अपने आंखों देखे थे। सो वो आपके और अच्छे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सब्जेक्ट की हाँ। उस एक्सपोजर की वजह से। एंड मैं ये एस्पिरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर इज ऑल अराउंड अस, राइट? कि हम लोग एक यस। पौधा घर में भी गमला लगाएंगे तो वो भी हम ग्रो करते हैं वो उसको, उससे भी कॉन्सेप्ट हम भी आ सीख रहे हैं सकते हैं। ध्यान में। उस हाँ। उसको भी सीख सकते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग हम चाहते हैं, रोड में कहीं आसपास गवर्नमेंट ने वर्टिकल गार्डनिंग की रहती है तो उससे भी हम सीख सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अवेयर रहे अपने सराउंडिंग के बारे में, थोड़ा चीज़ों को देखें, तो वो समझनी और इजी हो जाती है। So especially for those aspirants who are not from agriculture background, so you can observe your surrounding also, you can see also, and also from there you will learn and you will be easily able to understand the concept. So now अरुण, ये तो रही फेज वन की स्ट्रैटेजी। नाउ अब हम फेज टू की बात करते हैं। फेज टू में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है और यहाँ पे टाइप करना होता है हमें आंसर सिस्टम में। तो ये एक चैलेंज होता है। तो यस। आपने पहले कैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की? डिस्क्रिप्टिव, हाँ, जब से स्टार्ट हुआ मेरा प्रिपरेशन तब से आ गया था टाइपिंग वाला। टाइपिंग मेरा अभी भी उतना अच्छा नहीं पहुंचा है। बट हाँ, एक मैनेजेबल टाइपिंग कर रहा था, 25 वर्ड्स पर मिनट या 27 वर्ड्स पर मिनट मेरा हो जाता है। तो टाइपिंग करना भी चाह रहे थे, लेकिन एक होता है ना, रेगुलर जब तक नहीं होगा तब तक टाइपिंग होगा नहीं। और बीच में जब एक बार एग्जाम खत्म होता था तब फिर आदमी लोग बैठ जाता था कि अब टाइपिंग क्या ही करना, अब फिर से प्री निकलेगा तो टाइपिंग करेंगे। ठीक है, ओके। तो वैसा अप्रोच था मेरा उस समय। तो लेकिन इस बार हम थोड़ा टाइपिंग पे भी ध्यान दिए, ताकि हम कुछ नहीं तो एक 600 400 लिख सके वहां पे। बट एट द सेम टाइम हमको कंटेंट भी बनाना था। तो मेरा बहुत ही एक आदत है कि जितना भी अगर हमको कंटेंट बनाना होता है पहले हम कॉपी में लिखते हैं, हम डायरेक्ट लैपटॉप पे नहीं करते हैं। उसका नोट्स मेरा कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि हम कॉपी से ही फिर पढ़ेंगे। हमको पीडीएफ से अपना लिखा हुआ पढ़ने उतना सही नहीं लगता, क्योंकि वो फिक्स टाइमिंग पे लिख रहे हैं और सारा इन्फॉर्मेशन उसमें एक्यूरेट हो वो जरूरी नहीं है। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए मेरा कॉपी नोट्स बना हुआ रहता था। जितना भी टॉपिक एक डिस्क्रिप्टिव के लिए जनरली हम गेस भी वर्क भी करते थे कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। और जनरली अगर आप देखें सिलेबस उठाए तो सिलेबस में जितना भी चीज दिया हुआ है, हम तो कहेंगे सिलेबस जो एआरडी स्टैटिक का नहीं करता है बहुत लोग, कि यार एनिमल हस्बेंड्री पढ़ के चल जाते हैं बस। मेरा करना है, जैसे रोल ऑफ केवीके दिया हुआ है आप उसको पढ़ें, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दिया हुआ है तो उस पे भी नोट्स होना चाहिए, ड्राई फार्मिंग दिया हुआ तो उस पे भी नोट्स होना चाहिए। तो मेरा एक अच्छा था कि जितना भी सिलेबस था उस पे एक नोट्स बना हुआ था, खुद का बनाया हुआ। वो जरूरी नहीं कि किसी नोट से उठाया हो, बस इंटरनेट से या समरी सीट में ही उसका आंसर दिया हो तो उससे उठा के उसमें एक तरह से सब टॉपिक पर नोट्स बना हुआ। लाइक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इस बार आया था, हम्म। और इस बार हम फर्स्ट बार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लिखे थे, क्योंकि सोचे थे कि कुछ बनना छूटे इस बार मेरे से। और इस बार आया भी वही चीज। तो इस बार मेरा कंप्लीट सिलेबस था आरडी स्टैटिक के लिए। तो वो हेल्प किया हमको डिस्क्रिप्टिव में। टाइपिंग तो जनरली करते ही थे, टाइप करके भी उसको फिर से पढ़ना और ग्रामर भी चेक करने का एक आदत बना चुके थे। ग्रामरली जब पता चला, ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग इंग्लिश सही कर सकते हैं। तो जितना भी हम आंसर लिखते थे उसको फिर कॉपी पेस्ट करते थे ग्रामरली में, और सुधारते वक्त और भी उससे इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में चला जाता था।
तो एक फायदा ही होता था। तो एक डिस्क्रिप्टिव के लिए मेरा ये अप्रोच था। ओके। और आपने डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई फॉर्डर मटेरियल, कुछ पॉइंट्स अलग से बनाए थे, लाइक कि कुछ पॉइंट जैसे आप बोल रहे हैं मैं गेस वर्क करता था कि ये आ सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स बनाए थे? एक तो स्टैटिक पार्ट प्रैक्टिस होता है, एक होता है करंट अफेयर को इंक्लूड करना। तो वो कुछ पॉइंट्स बनाए थे आपने करंट अफेयर जो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में? करंट अफेयर तो देखा जाए तो साल भर चलता है हम लोग का। तो कुछ भी वैसा लगता है कि उससे रिलेटेड है, लाइक अगर कोऑपरेटिव पे क्वेश्चन आ सकता है तो कोऑपरेटिव पे क्वेश्चन आया था, पीएससीएस वगैरह जो भी न्यूज में था जिसमें कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो मेरे नोट्स में वो पीएससीएस भी लिखा हुआ था। ये चीज था, वो ऑब्जेक्टिव में हेल्प किया। ओके। हाँ, ऑब्जेक्टिव में हेल्प किया, इंटरव्यू में हेल्प किया मेरा पीएससीएस वाला। तो जितना भी करंट आता था जो कि लगता था नहीं ये कोर सिलेबस से रिलेटेड है, उसको हम तुरंत उस, एक तो टॉपिक बना हुआ है मेरा सारा, तो उस टॉपिक में बस जाकर लिख देना था कि नेक्स्ट टाइम जब हम उस टॉपिक को पढ़ें तो वो भी चीज मेरे माइंड में आए। बाकी एग्जाम में कितना इम्प्लीमेंट होगा तो एग्जाम टाइम ही पता चलेगा, बट अपने तरफ से कम्प्लीटली प्रिपेयर होकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरुण, और इंग्लिश की अगर बात करें, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होता है, तो इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी आपने? इंग्लिश तो मेरा अब इंग्लिश को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस थे पहले, लास्ट 2 अटेम्प्ट में। और इंग्लिश हम नहीं पढ़ते थे, बस एग्जाम में जाके लिखते थे, जिसके कारण लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेरा 52 दे रहा था। और वही रीजन होता था कि आगे हमको बहुत कम मार्क्स हो जाता था, क्योंकि 52 मार्क्स आना बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए इस बार लेकिन वो गलती हम नहीं दोहराए, इस बार पहली बार हम इंग्लिश को बहुत ज्यादा फोकस किए। लाइक इंग्लिश फोकस करने में ग्रामर पे बहुत ज्यादा वर्क किए। ग्रामर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि जब ग्रामरली के बारे में पता चला था तो हम एक अपना ऐसे लिखा हुआ ऐसे ग्रामरली में जब डाले, आई गेट 25 मार्क्स इन दैट, इन 100। तो हमको समझ नहीं, हम तो बहुत बड़ा गलती करते हुए आ रहे इतने सालों से। तो फिर जब ग्रामरली से आप सुधारते हैं तो धीरे धीरे दिमाग में आ जाता है कि हाँ यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक हो रहा है। तो एक है, बच्चे सबको बोलेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट को कि आप ग्रामरली का यूज करें। आप एआई में चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होता है। लाइक कोई भी टॉपिक है आप चैट जीपीटी पे सर्च करें, उस पर जितना भी कंटेंट आ रहा है उसमें कंटेंट में आपको कुछ अगर सप्लीमेंट करना तो आप सप्लीमेंट करें, तो एक वेल स्ट्रक्चर आंसर दे देता है। उसमें चैट जीपीटी में वेल स्ट्रक्चर आंसर होता है, और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप उसमें अपना कुछ डाल सकते हैं। तो एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि इस बार ऐसे में बहुत ज्यादा हेल्प किया हमको चैट जीपीटी का। क्योंकि अगर ई टेक्नोलॉजी वाला जो था क्वेश्चन ऐसे में ही हम चैट जीपीटी से तैयार किए थे, बस उसमें अपना करंट अफेयर डाले थे कुछ कुछ अपने मन से, जो मेरा दिमाग में था वो बस डाल दिए थे। और वही सेम चीज मेरे एग्जाम में भी आ गया था। तो एक 520 वर्ड्स का ऐसे जो कि 300 पहले आ रहा था, वो 520 वर्ड्स का ऐसे बहुत ही स्मूथली हमसे लिख चुके थे, हम लिख लिए थे। हमको कहीं लगा नहीं कि हाँ मेरे पास कंटेंट का कमी हो रहा है, तो वहां से हम कर लेते थे। तो एक इंग्लिश के लिए इस बार इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया, मेरा ज्यादा फोकस इंग्लिश पे था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को लेके हम कॉन्फिडेंस थे। पिछला बार भी मेरा 40+ आया था, इस बार भी 40 के अराउंड होने का चांसेस है। और इस बार गलती की तो ऑब्जेक्टिव में मेरे से गलती ये हुआ था ना, कि जो सॉइल पीएच वाला क्वेश्चन था, हम्म। सॉइल पीएच को हम रिवीजन करके नहीं गए थे, वो तो चार्ट समरी शीट में भी दिया हुआ है, और जो वो क्लैरिटी में जो नोट्स था उसमें भी दिया हुआ था। बट हम, हो जाता है कि छूट जाता है, तो वो टेबल हम पढ़ के नहीं गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि टेबल पढ़ा हुआ नहीं था, टेबल पहले पढ़ चुके थे बहुत पहले भी। बट तो याद नहीं उसी, था। याद नहीं था, एग्जैक्ट याद नहीं था। हम्म। फिर भी हम लगभग 10 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स उस पेसेज को ही दे दिए, जिसके कारण जो और क्वेश्चन को हम सुधार सकते थे और सही कर सकते थे, उसमें मेरा मिस्टेक हो गया। फिर जब एग्जाम से निकले तब पता लगा कि यार इसको तो सुधार सकते थे हम। होते ओके। वन गो में जो भी बनाया था उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन को हम सुधार सकते थे जिसमें हम कंफ्यूजन में थे, बट हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि अपना सारा टाइम किसी एक चीज पे दे दिए, जो कि सिर्फ मेरे लग आई थिंक 4 नंबर का होगा, जो हमको नहीं आता था उसमें। ओके। और उस 4 नंबर के लिए हम 8 मिनट दे दिए, तो हम्म। फिर नुकसान इधर हो गया था फिर उसका। हाँ, कभी कभी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई हाँ, थिंक अरुण, आपने मॉक्स भी दिए होंगे, राइट? ये तो आपने फेज 1 फेज 2 के लिए मॉक्स दिए थे? फेज 1 के लिए मॉक्स आई थिंक दिए थे, फेज 1 के लिए मॉक्स दिए थे, बट मेरिट सेक्शन का ही ज्यादा देते थे, नॉन मेरिट का बहुत कम अच्छा। देते थे। मेरिट और सेक्शन में फेज जो, फेज 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए? फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए मॉक टेस्ट एक ही दिए थे, हम ज्यादा नहीं दिए थे इस बार। ओके, 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 उसके लिए ओके।
मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव में मॉक टेस्ट बनाने का मन नहीं करता है, ओके। लेकिन ऑब्जेक्टिव का बहुत रिवीजन किया था, एक्सेस रिवीजन ऑब्जेक्टिव का हुआ था। और जो एक कोचिंग का मैंने बताया, एक कोर्स का मैंने बताया था क्लैरिटी वाला, उसमें एक पावर प्ले आता है। उस पावर प्ले को लाइक हम मल्टीपल टाइम सॉल्व किए थे। मल्टीपल टाइम सॉल्व करना, अगर खत्म भी हो गया ये अटेम्प्ट तो उसको बार बार देखते रहना। ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना आए, लेकिन जो उसका डिस्क्रिप्टिव होता है, लाइक आप लोग में भी जो जितना भी एमसीक्यू करवाते हैं, तो उसके नीचे जो भी कंटेंट रहता है, उसके रिलेटेड कंटेंट रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है, तो उस एक्सप्लेनेशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और एक चीज बोलना चाहे एडुटैप से, अगर कोई प्री इजिली निकालना चाहता है, वो कुछ ना करे, एडुटैप का एआरडी सेक्शन, जितना भी नाबार्ड का सेक्शन वाला प्लेलिस्ट है, उसको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करे, वो इजिली क्रैक कर सकता है थैंक यू सो उसको। मच अरुण। मेरा लाइक प्री निकालना, लाइक फर्स्ट टाइम में ही प्री निकाल लेना, ऑल क्रेडिट गोज टू एडुटैप, बिकॉज उस समय हमको बस एडुटैप ही पता था, उसके बाद कौन कौन सा वो नहीं पता था, बस एडुटैप ही पता था हमको थैंक यू। 2021 में। और इतना इजीली हमसे निकल गया था प्री, बोले यार तो अच्छा ही है। और फिर ओके। एक चीज के लिए एडुटैप को थैंक यू बोलेंगे। जब 2021 में मेरा प्री निकला था, तो आप लोगों ने मेंस के लिए फ्री कोर्स दे दिया था कि मेंस का आप तैयारी कीजिए, हम आपको फ्री कोर्स देते हैं। तो उस समय आप लोग का वीडियो लेक्चर भी देखे थे, जितना भी हुआ था उस समय का। और जितना भी समरी शीट जो मेरा मिसिंग था, क्योंकि हम तो फ्रीली कहीं से मिला था हमको, तो जितना भी मिसिंग था सब कंपाइल करके, सब पीडीएफ बना के सब रख चुके थे हम उसी टाइम। उसके बाद 2022 में सेम ही चीज बुक किए। आप लोग का एडुटैप का फ्री लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सही बोले तो। और एक चीज ये भी देखते थे ना हम, एडुटेक या किसी का भी देखते थे चैनल जो कि नाबार्ड का होता था, हमको कॉन्फिडेंस आता था। जब उसका व्यूज देखते थे ना, बहुत कम रहता था, तो लगता था यार कहाँ है कंपटीशन। तो व्यूज बहुत उतना लोग का नहीं रहता था स्टार्टिंग में। बाद में फिर जब एग्जाम में आता था नजदीक, तब तो बढ़ जाता था, लेकिन हम्म। पहले नहीं रहता था। तो उस समय हम लोग प्रिपेयर करते थे, तो एक तरह से एक अहेड हम लोग थे उस चीज को लेके। बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, फिर ओके। से रिवीजन ही होगा मेरा, वो ओके चीज था। अरुण, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा क्रेडिट हमें दिया। लाइक फेज वन की प्रिपरेशन की हेल्प मिल, आपको हेल्प हुई, सो दैट्स वेरी, यू नो, आई एम प्लीज टू नो कि वी आर डूइंग समथिंग ऑन यूट्यूब दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल आउट देयर। एंड अरुण, ऐसा और फेज टू के लिए भी ऐसा नहीं, फेज टू के लिए फ्री वाला इनफ नहीं है या फिर, बट ओके। फेज टू के लिए जितना भी मैराथन सेशन होता है, नॉट ओनली फॉर नाबार्ड, बट आरबीआई के लिए भी जो ईएसआई का सेशन होता है, अब जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर करते हैं आप लोग, फ्री वाला भी स्ट्रक्चर जो करते हैं, वो कंप्लीटली एग्जाम से अलाइन करता है। ऐसा नहीं होता है कि ये आप फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी क्वेश्चन डाल दे उसमें। वो कंप्लीटली एग्जाम से लाइन होता है, लाइक अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, तो जो एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसी टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भी देते हैं। तो हम कहेंगे अगर कोई नहीं कोर्स खरीद पा रहा है, या फिर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो फ्री को अच्छे से यूटिलाइज करे, क्योंकि फ्री वाला बहुत ज्यादा इनफ है। फ्री वाला अगर बोला जाए, अगर आपके पास इंटरनेट है तो इनफ है फ्री वाला भी। ओके। ओके। थैंक यू सो मच अरुण वंस अगेन। अरुण, अब आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आता है। तो जब फेज टू क्लियर हो गया, तो आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, आपने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा फेज वन फेज टू के अलावा इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए पहले तो फंक्शन ऑफ नवाड तो और अच्छे से डीप स्टडी करना था कि, और फिर मेरा जो इंटरेस्ट था, या फिर जो हम एग्जाम या जो इंटरव्यू टाइम में बोलने वाले थे कि हम क्यों इंटरव्यू में आना चाहते, लाइक एसएचजी के बारे में, और जितना भी एनआरएलएम वगैरह जो भी डिस्कस करने वाले थे, उस उस टॉपिक पे अच्छा से डीप स्टडी करना था हमको, और थोड़ा लिख लेना था उसके लिए, कि वहां जब बोले तो सोचना ना पड़े, दिमाग में आ जाए तुरंत। तो हम्म। एक चीज ये किए थे मॉक इंटरव्यू के लिए, एनुअल रिपोर्ट मस्ट उसको करना ही चाहिए। एंड मॉक इंटरव्यू का बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। पहली बात हम भी बोलेंगे कि आप, लाइक हम लास्ट टाइम जब इंटरव्यू दिए थे, हमको लगता है बस दो ही इंटरव्यू दिए थे, एक एडू टैप के साथ दिए थे, और आई थिंक अनुसर के साथ दिए भी नहीं थे, पता नहीं, लेकिन हमको लगता है एक दो ही दिए थे, जिससे उतना भी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लास्ट ईयर नहीं था। लेकिन इस साल हम लोग 5-6 मॉक इंटरव्यू दिए, एडुटैप से भी दिए थे, और जितने भी कोचिंग अवेलेबल है उनसे भी दिए थे। और जो मेरा करंट में एक मेंटरशिप प्रोग्राम लिए थे, उनसे भी इंटरव्यू लिए थे, तो वो थोड़ा और इंसाइट दिए हमको एसएचजी के बारे में, कि एसएचजी का एक डॉक्यूमेंट आता है, उसको भी पढ़ के जाओ, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सब चीज के बारे में पढ़े, तो इस बार इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन था, वो हमको कॉन्फिडेंस दिया था कि हाँ मेरा अच्छा है।
और इस बार कम्युनिकेशन स्किल पे भी थोड़ा ध्यान दिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि स्टार्ट तो इंग्लिश में किए थे, फिर सर ही बोल दिया था कि तुम हिंदी में ही बोल सकते हो। देन हम प्रिपेयर तो इंग्लिश में करके गए थे, तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बेकार हो चुका था, क्योंकि कभी इंग्लिश बोलना कभी हिंदी बोलना। लेकिन इस बार प्री डिटरमाइंड थे, नहीं इंग्लिश ही यूज करना है। उसके लिए ही प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी। लाइक मेरे जो दोस्त थे या फिर एक वर्किंग कलीग सब हो गए, उन लोग से इंग्लिश में बात कर लेते थे। जनरली इंग्लिश में ही बात करते थे जब भी टाइम मिलता था। फोन पे इंग्लिश में ही बात कर लो, एक आधा एक घंटा बात कर लिए नॉर्मली। एक यहाँ पे स्टाफ था, जो कि कंपनी स्टाफ था, वो साउथ इंडियन था, तो साउथ इंडियन का तो इंग्लिश अच्छा होता था, और हम लोग इंग्लिश में ही बात करना प्रेफर करता है, हिंदी उतना यूज नहीं करता है। तो उसके साथ इंग्लिश में अच्छा खासा बात करते थे। तो उससे मेरा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब इंग्लिश में भी इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। और इंटरव्यू मेरा बहुत स्मूथ भी गया, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा था। ओके अरुण, और अगर पूछा मतलब आपका ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में पूछूं तो कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से क्वेश्चन थे, लाइक आप जो वर्किंग हो वहाँ के रिलेटेड क्वेश्चन थे, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? हम प्रिपेयर तो करके गए थे कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें, और अपने इंडियन रेलवे के बारे में प्रिपेयर कर लें, अपने प्रोफाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बट कोई भी क्वेश्चन उस पर नहीं हुआ मेरा। एक भी ओके। क्वेश्चन उस पर नहीं था। मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लाइक इंट्रोडक्शन तो मैम खुद ही करवा दी, और या फिर खुद ही बोल दी कि तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ से पढ़े हो, और तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, और तुम इसमें जॉब कर रहे हो। इतना बोलने के बाद वो डायरेक्ट व्हाई यू वांट टू कम इन नवाड। Then why I started about like my mother work in NGO, and I have interest in women empowerment, rural development, and some I put some keywords there like SHG and NRLM, JSLPS, something. Then they start asking about that only. First then question like success story कुछ होगा ही। और ओके। इतना इतना मेरे मेरे आसपास बहुत सक्सेस स्टोरी था उस समय बोलने को। लगभग 3-4 एग्जांपल्स हम वहाँ यूज किए जो कि जेन्युइन एग्जांपल्स थे। मुझे बनाना नहीं पड़ा कुछ भी। एक चीज था मेरे साथ जेन्युइन, लाइक जो भी था वो जेन्युइन था, मेरे सामने ही था सब। तो इंटरव्यू कंप्लीटली मेरा एसएचजी, वुमेन एम्पावरमेंट, दो ही चीज पे गया। और नाबार्ड क्या करता है एसएचजी के लिए, लाइक एमईडीपी एलईडीपी के बारे में थोड़ा डीप क्वेश्चंस थे। सबके आंसर सही गए उधर, सबके आंसर। फिर एक मेल मेंबर था जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कोऑपरेटिव्स के बारे में, कि आप कोऑपरेटिव बैंक गए ना गए, कभी गए हैं घूमने के लिए या नहीं। हम्म। तो वहां पे ऑनेस्टी से नो आंसर किए। उसके बाद सर भी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे कि कोऑपरेटिव के लिए नाबार्ड क्या कर रहा है उन लोग। तो फिर सारा उसका सुपरविजन ये वो सब चीज बता चुके थे हम। लेकिन उनका आंसर पूछना था पीएससीएस के बारे में, जो कि हम नहीं बता पा रहे थे, बट हिंट किए जब, तो उसके बाद फिर उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर दिए। बट इंटरव्यू मेरा लाइक बहुत ज्यादा लंबा नहीं गया था, 8-9 मिनट ही गया था। और लास्ट में मैम बोली यू कैन गो ओके। नाउ। सो अरुण, आपने इंटरव्यू में जाते ही पहले ही खुद ही हिंट्स डाल दिए थे कि ओके आई हैव एक्सपोजर ऑफ दिस थिंग्स, तो इंटरव्यू आपका उसी के अराउंड रिवॉल्व हुआ। सो दैट इज अ यस वेरी मैम। गुड टेक्निक आई थिंक एस्पिरेंट शुड यूज। दे शुड स्पीक द वर्ड, दे शुड गिव द हिंट, उनको हिंट वही देना चाहिए जिसके बारे में अगर क्वेश्चन हो, सो दे कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक अबाउट दैट। सो नाउ अरुण, जब इंटरव्यू हो गया था तो आप कॉन्फिडेंट थे कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम होगा? फॉर इंटरव्यू आई वाज कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू के लिए जैसा मेरा गया था इंटरव्यू 8-9 मिनट का, उसमें तो हम बहुत ज्यादा अच्छे, कहीं इंग्लिश में फंबल नहीं हुआ था, सारे क्वेश्चंस का सही आंसर था, एक भी गलत आंसर्स नहीं था, या फिर वो सोचना भी नहीं पड़ा था कि आंसर क्या है इसका। लाइक अगर एक पूछा गया था क्वेश्चन कि कंट्री में वुमेन का क्या कंडीशन है अभी, तो लाइक 1 और 2 सेंटेंस में लाइक लैक इन अपॉर्चुनिटीज है मैम उन लोग के पास, उन लोग का एजुकेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उन लोग को और इम्पावर करना चाहिए। तो ये सब एक जनरल आंसर थे, जिसका कोई सही आंसर या गलत आंसर होता नहीं है, हाँ यही सही आंसर है। फिर ये तो एक नेगेटिव लेकिन बोले हम। बट जब हमसे पूछा गया तुम्हारे गांव में क्या कंडीशन है, एक यहाँ पे शायद वो उन लोग का ट्रिक क्वेश्चन हो या क्या हो, बट मुझे गांव में तुम्हारा क्या कंडीशन है, क्योंकि कंट्री के बारे में तो बता चुके थे कि थोड़ा नेगेटिव टाइप का ही, कि इम्पावरमेंट का जरूरत है और उन लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मेरे गांव का बात आया तो सारा हम पॉजिटिव में ही बोले मैम को, कि मैम मेरे गांव में एजुकेशन सबको मिल रहा है, एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, बहुत लोग बाहर भी वर्क कर रहे हैं, और रेगुलर स्किल किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जो कि सही में किया जा रहा है। और एक चीज ये भी था कि मेरी माँ लगभग 20 ईयर्स से काम कर रही है, तो इवन अपने गांव पे तो कोई भी ध्यान देगा ही देगा।
हाँ, तो वो चीज को हम वहाँ पे कॉपी किए, तो कहीं भी हमको लगा नहीं कि इंटरव्यू में हम कोई गलत आंसर दिए हों या फिर किसी भी तरह से कहीं भी डिसऑनेस्ट हुए हों। तो ये हमको कॉन्फिडेंस रहा। बट लास्ट में यही हुआ था कि जब इंटरव्यू खत्म हुआ था मेरे साथ, तो हम थोड़ा इंटरव्यू खत्म होने के बाद हमको लगा यार इतना जल्दी हो गया, तो थोड़ा शॉक हो गए थे हम कि इतना जल्दी इंटरव्यू कैसे खत्म हो गया। तो फिर हम ना लास्ट में फिर थैंक यू बोलना भूल गए। तो द ओनली कंसर्न आई हैड आफ्टर इंटरव्यू इज दैट ओ आई शुड हैव टोल्ड देम थैंक यू। ओके। तो बस वही था, उसके बाद से था कि हाँ, अब मेंस का मार्क्स अगर अच्छा हुआ तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। ओके। इंटरव्यू को लेकर कॉन्फिडेंस थे कि गुड मार्क्स मिलना चाहिए। Okay. Arun, now if I talk about ki like there are always some unsung heroes behind our journey, right? You are an award grade officer, but जब आपका टाइम था like you were struggling, you have that struggle phase, आप बहुत demotivated होते हैं थे, तो कुछ लोग आपको सपोर्ट करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? मोटिवेट करने के लिए तो मोटिवेशन मेरी माँ हमेशा से रही है। क्योंकि वो हमेशा से सोशल वर्क से जुड़ी हुई है, तो हमेशा से मोटिवेशन उन्हीं से आता है मेरा। और अदर लोगों के बारे में बात करें तो मेरे और भी फैमिली मेंबर्स है, लाइक माय फादर, माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर। इन द लास्ट 6 मंथ कभी मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने दिए। लास्ट 6 मंथ में वो कभी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने दिए कि तुमको ये देना है, ये करना है, वो करना है। ऑलरेडी हम जॉब में तब भी एक बहुत ही फ्री माइंड कर दिए थे लास्ट 6 मंथ में, जब उनको पता लगा आरबीआई भी नहीं हुआ और जितना भी एग्जाम दिया ईपीएफओ भी नहीं हुआ। तो लास्ट तुम्हारे पास नाबार्ड है, इसको 6 मंथ अच्छे से दो। तो मेरे भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, हमको बहुत फ्री माइंड में रखते हैं वो। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव बंच ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेरी गुड। जब भी हम लाइक मोटिवेट डिमोटिवेटेड या फ्रस्ट्रेटेड हो, आई कैन कॉल देम एंड शेयर देम। मेरा एक अच्छा चीज ये होता है लाइक आई कैन शेयर इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम, आई शेयर देम विथ माय फ्रेंड्स। ओके। तो ओके। थोड़ा ना रिलीफ टाइप का मिलता है। आई कैन नॉट शेयर विथ माय मदर एनी प्रॉब्लम हम्म। because if I share to her, then she will be on other tangent. So हम्म। I better prefer my close friends who are friends from college, from school, to tell them my problem and my region of frustration. And talking about my journey throughout, like after 12th, then from 12th I used to take decision on myself only. like मैं खुद से डिसीजन लेता था, जितना भी डिसीजन हमको लेना होता था, क्या कि पापा उस तरह डिसीजन में इंटरफेयर कभी नहीं करते थे कि यार तुमको क्या करना क्या नहीं करना वो तुम्हारा डिसीजन है। तो हम खुद से ही लेते थे। लाइक 12th में हमको अभी भी याद है, जब 12th में हम जेएनवी में स्टडी कर रहे थे 12th तक। तो जब जेएनवी से निकले तो मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा से खराब ही रहा था उस समय। तो मेरा मन तो था पहले से, लाइक ड्रीम होता बोलो क्रैक आईआईटी और बीटेक करना। गांव तरफ ये होता था या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। तो फिर मेरा इंजीनियर बनने का था कि इंजीनियर बनेंगे। बट 12th में जब बाहर निकले देखे फाइनेंशियल सही नहीं है, फिर हमको एक साल ड्रॉप करना होगा, फिर 3 साल, फिर 4 साल देना होगा, लगभग 5 साल का साइकिल था एक इंजीनियरिंग करना। बट मेरे लिए जॉब बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके लिए हम सोचे यार 5 साल अगर हम इंजीनियरिंग में देते हैं और 3 साल ग्रेजुएशन में देते हैं, तो ग्रेजुएशन दे के जॉब लेना ज्यादा आसान है। और हम कॉन्फिडेंस थे कि हाँ जॉब तो ले लेंगे, क्योंकि हमेशा से बचपन से बोला गया कि अरुण तुम अच्छा है पढ़ने में। ओके। हाँ, मेरा एक चीज था, अगर और सब चीज में अच्छा ना हो तो जिसे बोला हाँ अच्छा है तुम पढ़ने के लिए। और कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा। मेरी दोस्त भी बोलती है कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है। लड़का लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, यही बोलती है कि कर लेगा इन लोग। ओके। हाँ तो हाँ तो फिर वही यही चीज बात 3 साल जब हम ग्रेजुएशन में थे तो मेरा फोकस था एक जॉब लेने पे। तो लकीली 2018 में रेलवे ने जॉब निकाला था, ग्रुप डी ग्रुप सी। तो हम दोनों एग्जाम ग्रुप डी और सी निकाल लिए थे। तो सी में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था। तो एक रिलीफ मिला हमको, जो डिसीजन हम उस समय लिए थे कुछ फायदेमंद हुआ मेरे लिए। बट ये जॉब एक तरह से देखा जाए तो बस फाइनेंशियल को दूर करने के लिए था। एक कोई ड्रीम नहीं था मेरा इस जॉब में आना। बट जो ड्रीम था वो तो मेरा 2020 में बना कि हाँ हमको नबार्ड में जाना है। उसके बाद वहां से फिर अपने नबार्ड के लिए वर्क करने लगे और लगभग 3 साल बाद तुमको मिल गया। ओके। ओके। सो मतलब काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। जो भी देख रहे होंगे लाइक पीपल क्या कर लोग क्या करते हैं, दे अपनी सिचुएशन को रीजंस बना लेते हैं कि मेरी ये सिचुएशन नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, मेरे पास ये कमी है, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। बट ऑलवेज
seek forward, always look forward, what you can do, what you can contribute, and always work continuously. And if there are some setbacks, so learn from these setbacks. So I think that is the quite inspiring story, Arun, that you have shown with us. आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे insights भी दिए, आपने कुछ tips भी दिए working aspirants के लिए. And all in all, I feel like आपका जो interview है, that is going Yes, to ma'am. have some impact, real impact on those lives who are in the struggling phase, who are working aspirant, and also in those who have the multiple setback of these examination. So thank you so much, Arun, for sharing your insight, your strategy with us. I hope many will Yes, get ma'am. motivated from your story. Thank you so much. Okay, okay, thank you, ma'am. Okay, thank you everyone. So that was all for this session.